अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मन में जो विकार आते हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से हानिकारक तत्वों को दूर करने की काम किया जाता है। जब तक वो हानिकारक तत्व शरीर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा। इस काम में मदद करते हैं हमारे गुर्दे। आज हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं सूर्या हॉस्पिटल वजीरगंज जप्ती जनपद अयोध्या में, जिसके डॉक्टर हैं डॉक्टर ए.के. सिंह जी, BA MS MD लखनऊ से किया हुआ है इन्होंने। आज हम बात करेंगे इसी गुर्दे पे। गुर्दे से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, गुर्दे से समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती हैं, गुर्दे की देखभाल हम कैसे करें, किस तरीके से ना करें, किस तरीके से गुर्दे को स्वस्थ रखा जा सकता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। ये सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर ए.के. सिंह जी से, जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत का हाल में। जी डॉक्टर साहब, आज हम गुर्दे के विषय पे चर्चा करने के लिए आपके साथ चर्चा में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा गुर्दे के बारे में बताइए कि ये होता क्या है। मुकेश जी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है और सच्चाई ये है कि आज ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, गुर्दा फेल होना। गुर्दा एक शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। गुर्दे हमारे अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो व्यक्ति को ढेर सारी समस्याएं आती हैं और गुर्दा हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीवर और गुर्दा, कोई भी जब आपके शरीर में चाहे ड्रग जाता हो चाहे कोई चीज़ आती हो तो उसको लीवर डिटॉक्सिफाई करता है और गुर्दा वो सारे अपद्रव्यों को शरीर से बाहर निकालता है। तो गुर्दा शरीर का एक प्रमुख अंग है और आज से कुछ वर्षों पहले तक गुर्दा फेल की समस्या बहुत कम थी, लेकिन आज अचानक गुर्दा फेल की बाढ़ आ गई है। और जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस दौरान एक दो डायलिसिस के सेंटर हुआ करते थे। आज देख रहे हैं कि हर जिले में हर जगह 2, 4, 10 डायलिसिस सेंटर लगे हुए हैं और सभी जगह मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। जी। तो मुझे बहुत दुख होता है कि आज छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इस गुर्दा फेल से समस्या से जूझ रहे हैं। अब रही बात ये कि गुर्दा फेल होता क्यों है। जी। तो गुर्दा फेल होने का जो आज एक डेफिनेट कारण तो नहीं बताया जा सकता कि गुर्दा इसी कारण से फेल होता है, लेकिन जो प्रमुख कारण देखे गए हैं, साधारणतः देखा गया कि किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज्यादा रहने लगता है। जी। और उसको पता ना, और बीपी उसका ज्यादा रहता है, पता भी नहीं लगता है। कई बार क्या होता है कि अंत में उसे कुछ समस्या जब होती है तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा गुर्दा खराब हो गया है, तब तक उसे नहीं पता चलता। जी। और इसके अलावा दूसरा सबसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी किलर डिजीज है वो है शुगर। तो शुगर जिसकी हाई रहती है, तो ब्लड शुगर हाई है और लंबे समय से ब्लड शुगर का पेशेंट है व्यक्ति, तो धीरे धीरे उसका गुर्दा खराब होने लगता है। जी। तो दो तो प्रमुख कारण है, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर। जी। तीसरा प्रमुख कारण है जो हम लोग दवाइयां खा रहे हैं आजकल। तो दवाई में क्या होता है, दर्द जैसी पेन किलर्स, मिसयूज ऑफ पेन किलर्स, दर्द की दवाइयां बेतहाशा खाते रहने से भी गुर्दे का खराब होना, हाँ बिल्कुल गुर्दा खराब होता है उसकी वजह से। इसके अलावा कुछ शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भी डेवलप करती हैं। ये सारी चीजें व्यक्ति में जो जिस गुर्दे को गड़बड़ करती हैं जिस तरीके से, तो उसको सीकेडी हम कहते हैं।
जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज, कई बार किसी के ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, अचानक गुर्दा किन्हीं कारणों से खराब हुआ, तो ऐसे जो अचानक गुर्दा खराब होता है उसको हम एक्यूट रेनल फेलियर कहते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि जब गुर्दा खराब होता है तो व्यक्ति में शुरुआती तौर पर तो लक्षण नहीं पता चलते जी। लेकिन जब बीमारी एडवांस होने लगती है जी। तब शरीर में जैसे सूजन आना, चलते वक्त श्वास फूलना, शरीर में खुजली आने लगना, जी। उसको वोमिटिंग होने लगना, चक्कर आना, तो इस तरीके से पेशाब कम होने लगना, तो कुछ न कुछ इस तरीके की समस्या जब उसको आती है तब इन समस्याओं को लेकर के वो डॉक्टर के पास जाता है जी। और फिर वहाँ अगर डॉक्टर ने चेक कर लिया, मान लो बीपी चेक किया उसका, या उसने केएफटी कराया, केएफटी मैंने किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको आरएफटी भी कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट जी। तो इसको पता केवल इसी टेस्ट से कराया जा सकता है। अच्छा, कि उसकी कंडीशन क्या है, कि मतलब उसका गुर्दा खराब हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जी। केएफटी से पता लग जाता है। जी। तो ब्लड से ये जांच होती है। अच्छा। तो केएफटी में उसका ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन अगर ये बढ़ने लगा तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि नहीं, आपका गुर्दा खराब हो रहा है, जी। जी। यानी उससे सीकेडी हो रही है। जी। अब वो डॉक्टर के पास लगातार दवाइयां लेना शुरू करता है। होता क्या कि कुछ ही दिनों के बाद बीमारी और एडवांस होती जाती है। जी। अगर उसका शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रहा है, अगर बीपी कंट्रोल हो रही है तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। जी। लेकिन होता क्या कि गुर्दा अल्टीमेटली खराब होता है और डॉक्टर इस मामले में दो ही इलाज बताते हैं। सर, थोड़ा सा एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, गुर्दा और किडनी जो आमतौर पे भाषा बोली जाती है, गुर्दे को लोग आमतौर पे इस्तेमाल में कम बोलते हैं जी। क्या दोनों एक ही चीजें हैं या कुछ अलग है इसमें? नहीं, किडनी अंग्रेजी नाम है। अच्छा। और गुर्दा उसका हिंदी नाम है। अच्छा, दोनों एक ही दोनों एक ही बात जी, है। जी। किडनी की मीनिंग गुर्दा है जी। और किडनी को टेक्निकल टर्म में रीनल कहते हैं। जैसे नॉर्मली आदमी बोलता है किडनी फेलियर जी। या गुर्दा फेल हो गया, जी। जी। या डॉक्टर बोलते हैं रीनल फेलियर। जी। ठीक। जी। तो अब टर्म्स हैं, बस बात एक ही है, उसको कहने का अंदाज अलग अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइएगा कि जैसे गुर्दा फेल की आपने समस्या बताई है, तो इस पे खान पान के वजह से भी कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? अगर देखा जाए, मैं अगर अपना जो मेरा अनुभव रहा है, मूल रूप से सर एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपसे कि गुर्दे का मूल कार्य क्या होता है शरीर के अंदर? देखिए गुर्दे का काम, जैसा आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बोला, जी। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपने जी। बोला जी। कि गुर्दे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं। थोड़ा सा हिंदी बताइएगा क्योंकि हमारे दर्शक हो सकता है टॉक्सिन्स कम का पढ़े लिखे मतलब लोग। शरीर के अंदर जितने विजातीय द्रव्य हैं जी। या जहरीले तत्व जो हानिकारक। शरीर में हानिकारक तत्व बनते जी। हैं, जी। जो शरीर से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाएगा। तो गुर्दा क्या करता है, पूरे शरीर से ब्लड को शोधित करता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। जी। 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 ठीक। जी। छान करके उससे अपशिष्ट द्रव्य जो टॉक्सिन्स हैं, जो शरीर विजातीय द्रव्य हैं, जी। उनको वो बाहर कर देता है। बाहर। जैसे यूरिया, जी। यूरिक एसिड, जी। या इसके अलावा जो भी कोई आप ड्रग लेते हो वो भी पेशाब से बाहर निकल जाता है। जी। जी। तो किडनी जो है आपका कुल मिलाकर के शरीर के से जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर करने का काम करती है। इसके अलावा जी। केवल किडनी का यही कार्य नहीं है। जी। हम समझते हैं कि केवल किडनी एक काम करती है, नहीं। जी। किडनी पूरे शरीर की अंदर की जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, शरीर के अंदरूनी इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का कार्य किडनी करती है। जैसे शरीर का पीएच, शरीर के पीएच को बैलेंस करने का कार्य करती है किडनी। जी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं उनमें अक्सर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होती है, क्यों होती है? क्योंकि गुर्दे से एक हार्मोन निकलता है, इरिथ्रोपोएटिन। अच्छा। वो हार्मोन क्या करता है, इरिथ्रोपोएटिन जो निकलता है वो ब्लड के फॉर्मेशन में, आरबीसीज के फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में वो मदद करता है। अगर वो कम हो जाता है तो फिर गुर्दे के मरीज का हीमोग्लोबिन बार बार कम होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये काम करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। जितने आपने कोई दवाई ली, वो दवाई शरीर में जितनी रिक्वायर्ड उतनी रहती है, उसके अलावा वो पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाती है। जी। तो
किडनी क्या करती है? छानने का काम करती है, शरीर में खून के निर्माण में काम करती है, शरीर के पीएच को बैलेंस करती है। इसके अलावा शरीर का एक जो इंटरनल एनवायरनमेंट में मैंने बात किया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम किडनी करती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबको बैलेंस करने का काम किडनी करती है। तो किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कोई बीमारी हो, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो फिर समझिए मरीज के लिए प्राण संकट आ जाता है। अक्सर कहा जाता है कि शरीर के अंदर दिल को माना जाता है, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से गुर्दा, जिसको किडनी कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे मैं तो यही देखता हूँ कि जिस व्यक्ति की किडनी अच्छी काम कर रही है उसकी डेथ नहीं होती है, मान लीजिए, और वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ भी रहेगा। बिल्कुल, तब तक स्वस्थ रहेगा। जिसके शरीर से सारे स्रोत खुले हैं, शरीर से सारा जहर बाहर निकलता जा रहा हो, तो आदमी की मृत्यु नहीं होती है। तो किडनी का स्वस्थ रहना तो सबसे ज्यादा। इसको दूसरे रूपों में डॉक्टर साहब पाचन क्रिया से संबंधित भी कहा जा सकता है कि पाचन। देखिए, किडनी तो एक ऐसी चीज है कि किडनी अगर खराब है तो पाचन तो बिगड़ ही जाता है भाई। जब शरीर में जहरीले तत्व इकट्ठा होना शुरू होंगे तो आपको उल्टी आना शुरू होगी, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले बोला कि किडनी पूरे इन्वायरमेंट को, अंदर के इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम करती है। तो जब इन्वायरमेंट ही डिस्टर्ब हो गया अंदर का, फिर तो मरीज को ढेर सारी समस्याएं आएंगी। उसको फेफड़े में पानी बनने लगता है, सांस फूलने लगती है, शरीर में सूजन आने लगती है, पानी भरने लगता है, और फिर बीपी अगर है तो उसका हार्ट भी बढ़ने लगता है, हार्ट की साइज बढ़ने लगती है, तो ढेर सारी समस्याएं आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, अक्सर आम लोगों के बीच में चर्चा ये रहती है कि हमारे पास तो 2 किडनी है, जिसको अंदर तो किसी ने देखा नहीं होता है, लेकिन आमतौर पे ग्रामीण परिवेश में चर्चाएं ऐसी रहती हैं कि चलो एक खराब हो गया तो एक काम करेगा। ऐसे मरीजों के लिए, ऐसे पेशेंटों के लिए आपकी तरफ से क्या राय होगी? देखें, किडनी आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपका। किडनी जब खराब होती है तो किडनी दोनों खराब होती है। अच्छा, एक किडनी अगर खराब है तो एक किडनी काम करती रहती है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। उसको किडनी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि अंदर अंदर वो खराब होती रहती है। एक किडनी अगर किसी कारण से खराब हो तो दूसरी किडनी तो काम करती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट है उनमें एक किडनी ले ली जाती है, तो डोनर जो होता है वो एक किडनी से वो जी लेता है। अक्सर ये चीज सर है, चर्चाएं कहानी के रूप में या चर्चा विषय रहती है बुजुर्गों के द्वारा कि भाई किसी की किडनी खराब हो गई तो एक दूसरे ने दान कर दिया, तो दोनों किडनी से जी लेते, तो उसको लगता है कि मेरे पास एक है, उससे मेरा जीवन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे एक किडनी खराब हो रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं, अंदर खराब हो रही है तो उसको पता नहीं चलता, तो उस दिशा में दूसरी किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता होगा? नहीं, क्या जल्दी उसके खराब होने की कंडीशन कुछ ज्यादा बढ़ जाती है? नहीं, अगर मसला ये है कि किडनी किस कारण से खराब हुई है। अच्छा, जैसे शुगर से किडनी अगर खराब हो रही है या बीपी के वजह से खराब हो रही है, अनकंट्रोल्ड शुगर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड शुगर है, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोपैथी। अगर नेफ्रोपैथी डेवलप कर रही है तो उसकी वजह से हो रहा है, या बीपी की वजह से हो रहा है, तो जो मूल कारण है वो तो दोनों किडनी के लिए मौजूद है ना। ठीक है। हाँ, जैसे स्टोन एक साइड में है, मान लीजिए किडनी स्टोन है, और वो उसने किडनी में क्या किया, जाके ब्लॉक कर दिया और किडनी में पानी भरने लगा और किडनी खराब हो गई, तब एक किडनी खराब का पता लग जाता है। अच्छा, तो उसमें एक किडनी यही मैं अगला सवाल ही आपसे करने वाला था कि ताकि हमारे दर्शक जान सके कि उनकी एक किडनी खराब हुई है, कुछ लक्षण उनको ऐसे कुछ नजर आए जिसका वो परीक्षण कर सके। तो किडनी स्टोन अगर एक साइड में मान लीजिए या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया किडनी में, तो पेशाब का वहां से यूरिन निर्मित बन रही है, किडनी में यूरिन बनती है, यूरिनी ब्लैडर में नहीं आ रही है, अब उसमें किडनी में पानी भर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, जैसे HUM लोग लिखते हैं अल्ट्रासाउंड में। तो उसकी वजह से अगर वो किडनी में मतलब बाधा बराबर बनी हुई है तो किडनी खराब होने लगती है, तब उसमें राइट या लेफ्ट किडनी जिसमें भी है समस्या, तो वो एक किडनी जा सकती है। ऐसे में डॉक्टर अपने विवेक के अनुसार जिस भी किडनी को है रिमूव करके दूसरी किडनी को बचाता है कि जिसमें संक्रमण ना हो जाए। तो लेकिन नॉर्मली जो CKD है वो तो दोनों किडनी तभी, और जब ये लक्षण चलने में, सांस फूलना, शरीर में सूजन आना, तभी व्यक्ति नोटिस करता है। उसके पहले तो नोटिस ही नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरा बीपी अंदर बढ़ा हुआ है, मेरे अंदर कोई खराबी पैदा हो रही है। तो वो व्यक्ति ऐसे ही अवॉइड करता रहता है, और जब चिकित्सक के पास अचानक जाता है तो उसे पता चलता है।
तो सर गांव में ग्रामीण प्रदेशों में अक्सर ये तो चीज़ें शहर में भी हैं कि कहा जाता है जैसे जो लोग अक्सर ज़्यादा दारू पीते हैं, नशा करते हैं, जी तो उनकी किडनी या गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो क्या उसका भी कुछ प्रभाव इस तरीके से है क्या? देखिए, एल्कोहल का ज़्यादा असर तो लीवर पर होता है। अच्छा। एल्कोहल की वजह से गुर्दा फेल होने का कोई लक्षण नहीं मिलता है। अच्छा। उससे कुछ और चीजें डेवलप करें तो जी, जी। अलग बात है। जी। ज्यादातर लीवर डैमेज होगा, लीवर डैमेज। एल्कोहलिक व्यक्ति को का लीवर डैमेज होगा। जी, जी। और जैसे मैंने बताया ना कि जो मूल कारण है वो एल्कोहल मूल कारण में नहीं है। अच्छा। गुर्दा फेल होने का जी, कारण है जी। एल्कोहल नहीं है। जी। नहीं, ऐसी चर्चाएं सब रहती है लोगों के बीच में कि जो दारू पीते हैं अक्सर कहा जाता है कि तुम पी रहे हो इस तरीके से तो तुम्हारा गुर्दा फेल होकर खराब हो जाएगा, तुम किसी काम लायक नहीं रहोगे। अच्छा, कुछ खा नहीं पाओगे। वो गुर्दा हो सकता है, वो लीवर को ही गुर्दा समझते हो। हाँ, लीवर ये भी को। हो जी, सकता है। जी, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल ये हो सकता है। हाँ, लीवर को ही गुर्दा समझते हो कि इसी को गुर्दा कहते हैं। हाँ, लीवर खराब होता है। लेकिन दोनों दो चीजें हैं। दोनों दो चीजें हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है जी। और लीवर का ये मान के चलिए कि व्यक्ति का हार्ट, ब्रेन, लंग और लीवर और किडनी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। तो बिना इसके व्यक्ति का जीवन संभव जी, नहीं। जी, जी। तो वो लोग लीवर को ही गुर्दा समझ ले रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस नशे की वजह से, अल्कोहल की वजह से बिल्कुल, बिल्कुल। गुर्दे पे डायरेक्ट कोई अटैचमेंट नहीं होता। डायरेक्ट गुर्दे से उसका वो नहीं है। वो पहले तो लीवर को गड़बड़ करेगा, लीवर खराब होगा उसमें। जी, जी। और फिर लीवर की वजह से उस तरीके के सिम्टम पैदा होंगे। जी, जी। जी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और बताइएगा जी। कि वो जैसे गुर्दा का बता रहे हैं फेल हो जाता है, जी। तो वो डायरेक्ट एकाएक तो फेल नहीं होता होगा सर? नहीं, एकाएक नहीं। मैंने बताया ना कि क्रियाएं अंदर चल रही हैं, जी। व्यक्ति को पता नहीं है। पता नहीं है। और जब वो अचानक कुछ लक्षण पैदा होते जी। हैं तब वो चिकित्सक की सलाह लेता है। जी, जी। फिर चिकित्सक जब उसको टेस्ट करवाता है तब उस समय पता चलता है कि भाई मेरा तो गुर्दा खराब हो रहा है। जी। तब तो क्या ऐसे कोई लक्षण सर सामान्य तौर पे होते हैं कि जिससे वो अपनी पहचान को खुद कर सके शुरुआती तौर पे? देखिए, ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है। जी। और कॉमनली तो आदमी को जानकारी नहीं होती है हाँ। कि उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है। जी। अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंस में कोई बीपी चेक कराने गए, तो डॉक्टर साहब जैसे आप ये बताया आपने कि डायरेक्ट अल्कोहल का गुर्दे पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, वो तो सबसे पहले लीवर को खराब करेगा। तो क्या गुर्दे पे फेल होना या जो संक्रमित होता है इसके खान पान पे कोई प्रभाव पड़ता है? जैसे खाने पीने में तेली चीजें या मसालेदार चीजें ऐसे कुछ? देखिए, लीवर के लिए तो तत्काल छोड़ देना है कि हाँ लीवर डैमेज होगा। जी। गुर्दा जिसका खराब है, जी। देखिए कहीं ना कहीं हमारा गुर्दा खराब हो या कोई अंग खराब हो, जी। हमारे खान पान, रहन सहन का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जी। और जो ये आजकल जो केमिकल मिल रहा है खाने में, जी। जो बेतहाशा हम फसलों में यूरिया पैदा डाल रहे हैं, जी। जी। जो टॉक्सिक जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसका संबंध गुर्दा फेल से है। अच्छा। क्योंकि यही चीजें नई हुई हैं और लोग केमिकल खेती कर रहे हैं। जी। और जिस तरीके से केमिकल खेती हो रही है, उस केमिकल खेती का कहीं ना कहीं गुर्दे के बीमारी से डायरेक्ट संबंध है। और ओवरऑल पूरे स्वास्थ्य से ही इसका गहरा संबंध है। तो अगर वापस हम नेचर की तरफ जाएं, वापस हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें, जी। तो इसमें इस समस्या में बहुत बड़ी कटौती हो सकती है। जी। और गुर्दा फेल के मरीज बेतहाशा जो बढ़े हुए हैं वो बिल्कुल कम हो गए। जी। जी। दूसरा ये कि हम अपने आप सेल्फ मेडिकेशंस भी करते हैं। और पेन किलर, जब भी कोई बात हुई, आदमी को दर्द हुआ, जा जाकर दर्द की दवाइयाँ लेके खाता है, जी। या और भी कोई दवाई जिससे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से किडनी खराब होती है। तो चिकित्सक की सलाह लेते रहना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो चिकित्सक की सलाह के बिना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो अपने किडनी को, जिसको गुर्दा भी कहा जाता है, गुर्दे को स्वस्थ कैसे रखें? गुर्दा स्वस्थ रखने का ये सबसे की पहली चीज की समय समय से बीपी चेक कराते रहें। अच्छा। और जब भी कभी बीपी बढ़ने की शरीर के अंदर कोई लक्षण हो, बीपी बढ़ रहा हो चेक कराने पर, जी। तो उसके लिए सावधानियां बरतना शुरू कर दें। जी।
दूसरा, अगर शुगर के पेशेंट हैं आप, जी तो अपने खान पान में बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। जी और जो बाजारू सामान है तो उसको तो तत्काल छोड़ दें आप। जी और जितना ही नेचर की तरफ जाएंगे हाँ उतना ही आपका बीपी शुगर ठीक होगा। जी नेचर का मतलब सवेरे उठ करके थोड़ी एक्सरसाइज करना, योग करना, घूमना टहलना, जी थोड़ा योगा, शवासन करना, ध्यान करना। जी तो ये सब करते रहने से बीपी और शुगर की समस्या पर आप बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे। जी जी और दो ही ये प्रमुख कारण बिल समझ में आते हैं, जी ये दो प्रमुख कारण हैं। दूसरा, सवेरे उठ करके थोड़ा, जब भी बासी मुंह, हमारे यहाँ कहा गया कि जब सवेरे सबसे पहले उठिए तो बासी मुंह थोड़ा सा बिना ब्रश किए हुए जी जी पानी 3-4 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। पीना चाहिए। जिससे क्या है कि जो शरीर के अंदर अपशिष्ट द्रव्य हैं, जी जो टॉक्सिन्स हैं, वो किडनी पूरे फ्लश करके बाहर कर देती बाहर है। कर तो ढेर सारा यूरिन के माध्यम से बाहर कर जाता है। दूसरा कि हमें फल और सब्जियां अपने खान पान में ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए। हाँ, सब्जी में ध्यान इस बात का रखें कि जो ये केमिकल वाली खेती वाली सब्जी है, जी इसको थोड़ा बचाएं, बचा के रखें। है ना। तो कुल मिलाकर के जीवन और तनाव रहित जीवन, देखिए आज बीपी और शुगर ही किलर है। जी चाहे वो गुर्दा का मरीज हो, चाहे उसको हार्ट अटैक हो रहा हो, चाहे उसको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा हो, जी उसके मूल में ही दो ही हैं, बीपी और शुगर। जी तो बीपी और शुगर को हल्के में ना लें। तो क्या डॉक्टर साहब इसमें कोई एज का भी फैक्टर है? किस उम्र के लोगों को ये संभावना ज़्यादा रहती है गुर्दा फेल होने की? देखिए, अब तो हम ये देख रहे हैं कि 12 साल 14 साल के बच्चों का भी गुर्दा फेल हो रहा है। जी जी तो उनमें क्या है कि उनमें कोई सोच भी नहीं सकता कि 12 साल 13 साल के बच्चे का बीपी ज़्यादा होगा, जी जी बिल्कुल। है ना। मेरा सवाल सर यही था हाँ। कि चूंकि बीपी और शुगर जो मूल कारण आपने दो बताए हैं, जी, जी। तो क्या बच्चों में भी ये संभावना होती है? बिल्कुल 14 साल 15 साल के बच्चों का जाकर के आप देखिए डायलिसिस यूनिट में, डायलिसिस मेरे यहाँ तो 8-8 7-7 साल के बच्चे हैं अच्छा कि वो उनका डायलिसिस यूनिट चल रही है जी जी और उनका बीपी क्या था, बीपी हाई था। अच्छा, ऐसे बच्चों की बीपी है? बिल्कुल, वो बच्चों का बीपी हाई की वजह से गुर्दा खराब हुआ। उसमें सर बीपी हाई होने के उन बच्चों में क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए, इसमें रीनल स्टेनोसिस एक चीज होती है, जो धमनियाँ जी जो लेके जाती हैं ब्लड को किडनी के अंदर, जी जी उनमें स्टेनोसिस मतलब सकरापन आ जाता है, जी जी जिसकी वजह से बीपी हाई होने लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है हाँ, सही हो नहीं पा उसके रहा है। अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, फिर अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है किडनी, तो किडनी की जो यूनिट होती है, नेफ्रॉन्स कहते हैं उनको, जी 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 वो डैमेज होने शुरू हो जाती है। जी जी तो यही एक कारण है कि वो स्टेनोसिस जो होती है बच्चों में हाँ, की तो चीजें। ये कहीं ना कहीं वो जो केमिकल है ना, जी जी केमिकल की काट हो सकता है। ऐसा बच्चे ने क्या ऐसा कर दिया, 10-12 साल का बच्चा, उसकी उसका बिल्कुल गुर्दा खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान तो ये जो हरे लॉन्ग टाइम कहते हैं ना, जी। बहुत लंबे समय से हम लोग जी ये केमिकल खा रहे हैं, जी जी इसका बाजार में सर तो आज कंडीशन ये है कि हर व्यक्ति साग सब्जियां घर में उगा करके तो खा नहीं सकता, तो ऐसे बाजार में तो लेना उसकी मजबूरी है, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या राय होगी? देखिए, साग सब्जी आप ले आइए तो यही है कि प्रिकॉशन आप ये ले सकते हैं कि फलों को 15-20 मिनट 30 मिनट आप पानी में डाल दीजिए, जी तो उससे बहुत सा जो केमिकल है, जो वाटर सोल्यूबल केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स जी, हैं, जी। वो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। जी तो कुछ टॉक्सिक एलिमेंट आपका निकल गया, जी तब उसके बाद आप प्रॉपर्ली वॉश करके तब जी। आप उसको खाएं। जी इसी तरीके से सब्जियों में अभी मैं तो कई बार सब्जी खरीदने का पता लगा पालक वो केमिकल की तरह लगती है, तो उसमें से तो नहीं निकल पाता है। जी तो कोशिश यही करें आप कि जो भी साग सब्जी आप ले आते हैं, जी। तो उसको पहले पानी में आप कुछ देर के लिए रख दें, कुछ देर के लिए डाल ताकि उसका जो केमिकल थोड़ा बहुत डिजॉल्व होकर के निकल जाए, जी, जी। पानी में घुल जाए घुल जाए। और आपको थोड़ा ठीक ठाक चीज़ें मिले। जी और ऑर्गेनिक फूड अगर कहीं से मिलता है तो आप कोशिश करें, भाई भी सबके पास तो पैसा नहीं है, जी जी लेकिन ये कि ऑर्गेनिक फूड आपको सुरक्षित रखेगा। डॉक्टर साहब अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपके पैथी पर। लोग आयुर्वेद से दूर भागते हैं, जी जी ऐसे कंडीशन पे जैसे गुर्दा फेल होने की बड़ी बीमारी है, जी, बड़ी समस्या है, जी, जी, जी। लोग एलोपैथ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जी जी तो ऐसी दशा में अपने यहाँ अपने हॉस्पिटल पे जी। सूर्या हॉस्पिटल जो आपने बनाया हुआ है जी, आपका जी, है, जी। उसके आप एमडी हैं सर? जी तो कोई और भी सहायक बैठते हैं अपने यहाँ? या- नहीं, एनोरेक्टल सर्जन है जी। डॉक्टर राजू सिंह जी जी वो बैठते हैं। मतलब ये गुर्दे के मामले में आप खुद ही सारी जी, चीजें हम ही देखते हैं। देखते हैं जी। तो ऐसे पेशेंटों के लिए आपके पास क्या इलाज की व्यवस्था है, कैसे क्या आए?
कि लोग एलोपैथ पे ना जाकर के आयुर्वेद की तरफ विश्वास करें, यहाँ पे आए? जी जी मतलब किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी। ये भी बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया कि लोगों को एलोपैथ की तरफ ज़्यादा रुझान है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे देश के आयुर्वेदिक फिजिशियंस इसके लिए जिम्मेदार हैं जी कि आज पब्लिक जो है किसी भी व्यक्ति को गुर्दा खराब होता है तो सीधे एलोपैथ के डॉक्टरों के पास भागती है। जी और एलोपैथ के डॉक्टर अगर ये जान जाए कि आयुर्वेद द्वारा इसने इलाज लिया है तो नाक मुंह भाव उनकी सबसे बढ़ जाती है। जी जी, मतलब वो एलर्जी टाइप की उनको होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे कई मरीज ऐसे हैं जी जो गुर्दा फेल के पेशेंट थे, आज बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल गुर्दा फेल उनका ठीक हो चुका है जी। और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अच्छा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एकदम बिल्कुल सारी औषधियाँ मैंने उससे आयुर्वेद की थी। जी कुछ तेज चिकित्सा जिसे हम इमरजेंसी में जरूरत करते हैं तो उसमें हमने एलोपैथ का प्रयोग किया। जी सभी चिकित्सा पद्धतियों का एक देखिए दृष्टिकोण ये है कि हम मानव को रोग रहित कैसे करें। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। सबके सबका एक ही विचार है कि हम आपको निरोगी कैसे रखें और स्वस्थ कैसे। जी। तो इसमें टकराव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लेकिन लोगों में सब मानसिकता है कि बिल्कुल। जल्दी ठीक होना है तो एलोपैथ पे लोग भागते हैं। हाँ, तो ये क्या ऐसी दशा में अपने यहाँ आयुर्वेद में? इसमें रोगियों का दोष नहीं है जी क्योंकि रोगी को पता ही नहीं है, वो तो समझता है कि नहीं आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है। जी। और जबकि आयुर्वेद में ही किडनी फेल्योर का इलाज है। अच्छा। एलोपैथ में किडनी फेल्योर का कोई इलाज है ही नहीं। ना कोई भारत का डॉक्टर ठीक कर सकता है ना कोई अमेरिका का डॉक्टर ठीक कर सकता है। जी वहां दो ही बात बताई जाती है, या तो आप डायलिसिस कराएंगे या तो ट्रांसप्लांट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डायलिसिस एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जो ब्लड को छानने का काम करती है। ये एक इमरजेंसी मेजर है जी कि आपको अचानक क्रिएटिनिन यूरिया आपका हाई हो गया या कोई गड़बड़ी हो गई गुर्दे में, तो गुर्दे का काम आप डायलिसिस से करा लें, फिर गुर्दा अपने काम में आ जाए। लेकिन हुआ क्या, डॉक्टरों के पास कोई चिकित्सा इसकी थी नहीं। जी तो कोई उपाय ना होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि डायलिसिस को ही इलाज बना दिया। जी जी। और जब साल 2 साल डायलिसिस कराते कराते आदमी थक जाता है, ढेर सारी समस्याएं आने लगती हैं उसको। डायलिसिस सर एलोपैथ में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बड़ी महंगी भी प्रक्रिया है। हाँ, महंगी है, जटिल प्रक्रिया है। 4 घंटा 3 घंटा मरीज को डायलाइजर पर रहना पड़ता है। जी जी। और उसके अलावा उसका हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है। ढेर सारे शरीर से पानी भी वहाँ पे निकाला जाता है। कुछ पता तो होता नहीं कितना क्या करेंगे। जी जी। तो डायलिसिस कोई बहुत मतलब मरीज के लिए कोई सुखद अनुभूति नहीं है। जी जी। हाँ तो क्या अपने यहाँ आयुर्वेद में सर जी उतनी फास्ट व्यवस्था है, जैसे लोग भागते हैं एलोपैथ की तरफ जी। तो अपने यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो जल्दी से जल्दी उसको ठीक करे? किडनी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की जी किडनी खराब हो गई है तो किडनी खराब होने का पता कैसे चलता है? कैटी से पता चलता है। उसका क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ रहा होगा। अच्छा। अगर किसी को क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ रहा है तो तत्काल उसे एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जी अगर उसके अल्ट्रासाउंड में उसके गुर्दे अभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और गुर्दा ठीक है, जी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड तक का भी अगर खराब है गुर्दा, जी जी। तो आयुर्वेद से पूर्णतः ठीक हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाता मतलब है। उसको टेंशन, ऐसे पेशेंटों को, ऐसे मरीजों को टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मरीज बिल्कुल ठीक कर दिए जाते हैं। जी जी हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जी। लेकिन जो वो एलोपैथ के चिकित्सक के पास जाता है तो एलोपैथ का चिकित्सक क्या करता है, उसको पहले बीपी की अगर बीपी की वजह से शुगर उसका गुर्दा खराब हो रहा तो ढेर सारी बीपी की दवाइयां देनी शुरू करता है। और ये प्रक्रिया में पता लगा उसकी किडनी और खराब होने लगती है। जी जी। अब डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं है तो वो ढेर सारी बीपी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है। शुगर की वजह से है तो शुगर में तो लॉन्ग टर्म में चक्कर कर शुगर को भी कंट्रोल करने का करता प्रक्रिया, लेकिन धीरे धीरे नेफ्रोपैथी डेवलप कर जाती है। तो एक मतलब कि जो उनका इलाज है वो इलाज ही किडनी को खराब करना शुरू कर देता है। जी जी। वो दवाई सर अटैक करती बिल्कुल, है? दवाई तो अल्टीमेटली छल के बाहर होनी है किडनी से ही। किडनी से। और वैसे भी डैमेज है। बिल्कुल, वो तो वैसे भी डैमेज है। तो और लीवर उस पे फायदे के बजाय नुकसान करना शुरू बिल्कुल कर नुकसान होता है। जी जी और धीरे धीरे क्या होता है, डॉक्टर के पास क्या है, वो तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है। जी वो सीधे बोलता है तुम डायलिसिस कराओ जी। और फिस्टुला बनवा लो। कोई सीधे कैथेटर डाल देता है,
कोई गले से डाल करके तत्काल शुरू कर देता है, जुगुलर वेन में डाल करके जो है नली को खून की सफाई शुरू कर देता है, डायलिसिस शुरू कर देता है। मरीज के पास भी कोई चाहे वो समझता है यही इलाज है और यही डॉक्टर साहब के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। डायलिसिस शुरू होने से पहले अगर कोई आता है और उसकी किडनी उसकी फुली डैमेज नहीं है, इंड स्टेज पर नहीं है और उसकी जांच से पता लग जाता है, जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें पता लग जाता है। तो ऐसे सभी मरीज लगभग मैं यही कहूँगा कि जितने लोग हमारे पास आए सारे लोग लाभान्वित हुए, सब ठीक होके गए हैं, कोई व्यक्ति अपवाद नहीं है। मतलब जितने भी लोग ऐसे केसेस आपके पास आए बिल्कुल सारे लोग ठीक होकर के गए। जी, सारे लोग ठीक होकर के गए हैं तमाम। अच्छा, दुख इस बात का होता है कि धनी लोग नहीं आते हैं, हाँ। गरीब आता है क्योंकि गरीब के पास उतना पैसा नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब सर यही था कि एलोपैथ में जैसे डायलिसिस वगैरह आपने बताया कि वहाँ लोग इस तरीके से काम करते हैं, वो काफी महंगे ट्रीटमेंट है जी। तो आयुर्वेद तो उसकी अपेक्षा काफी सस्ता भी पड़ता होगा। बिल्कुल। और यहाँ तो एक तरीके से जैसे कि आप बता रहे हैं एक तरीके से गारंटी भी हो गई ठीक होने की। बिल्कुल, और नेचुरल वे में आप ठीक होते हैं। जी। और जो एलोपैथ में हमने कहा ना कि वो बीपी शुगर की दवाइयाँ देते हैं, मेंटेन करते हैं आपको, लेकिन डायलिसिस से ही वो यूरिया क्रिएटिनिन आपका इसे कम करते हैं और डायलिसिस बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। फिर अल्टीमेटली वो कहना पड़ता है उनको कि अब तुम ट्रांसप्लांट कराओ। किडनी ट्रांसप्लांट कराना कोई हलवा पूड़ी तो है नहीं कि जब चाहो तो खा लो बना कर दे। भाई किडनी के लिए एक डोनर चाहिए, फिर उसको अरेंज करके फिर उसमें ढेर सारे टेस्ट होते हैं। फिर मैंने जिसको देखा किडनी ट्रांसप्लांट कराया उसकी भी लाइफ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 साल 3 साल और कोई 4 साल जिंदा रह लिया, इससे ज़्यादा नहीं कोई रह पाया। मतलब एलोपैथ में किडनी ट्रांसप्लांट जो करते हैं जी उसकी लाइफ बहुत ज्यादा रही। जी जी जी। मतलब इसका मतलब सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं सक्सेसफुल है। हमारे तो कई जानने वाले जिन लोगों ने जो किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो सर्वाइव नहीं किए, ढेर सारी समस्या आ जाती है उसके बाद। तो ये ठीक है, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है और मेडिकल साइंस में ढेर सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गुर्दा के मामले में मैं ये कहूँगा कि आज भी नेचर की तरफ जाने की ज़रूरत है, आयुर्वेद की तरफ जाने की ज़रूरत है और वो तो अंतिम विकल्प है। बिल्कुल, ट्रांसप्लांट लास्ट विकल्प है, अंतिम विकल्प है और उसके बाद भी कोई सर्वाइवल नहीं है। तो मरीज का ढेर सारा पैसा भी खर्च हो जाता है। दिक्कत मैंने कहा ना कि धनी लोग जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, डीएम नेफ्रोलॉजी, तो वो क्या करता है, उसे ये समझ में आता है कि बहुत बड़ा वाला डॉक्टर है। ठीक है, वो डॉक्टर सारे टेस्ट करा लेता है, डायलिसिस करना जानता है, ट्रांसप्लांट करना जानता है, लेकिन गुर्दा को ठीक करना तो नहीं जानता, क्योंकि उसकी दवाई जो उसे बताई गई है उस दवाई ही नहीं है गुर्दा को ठीक कर दे। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। और क्योर किडनी का क्योर नहीं है। उसको किसी तरीके से बीपी को सप्रेस करता है, किसी तरीके से शुगर को सप्रेस करता है, लेकिन जो अंदर की प्रक्रिया घटनाएं घट रही हैं वो नहीं कहीं स्टे होती है, तो वो कोई रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल नहीं होता है, किडनी फेल होती है तो फिर वो आगे बढ़ती जाती है और फिर उसका वही है। तो अपने यहाँ सर आयुर्वेद में जी जैसे इलाज आप करना शुरू कर देते हैं, कुछ उसकी टाइमिंग है कि कितने टाइम तक इसका इलाज चलेगा? तो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हो 10 से 12 दिन के अंदर सभी मरीजों को जिसको रिजल्ट आना होता है, और रिजल्ट किनको आता है मैं आप क्लियर कर दूंगा आपके माध्यम से। जब हम किसी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में किडनी की साइज लिखी जाती है, फिर किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा जाता है। वहां पर डॉक्टर एक लाइन लिखता है, कार्डिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन इज मेंटेन्ड। तो कार्डिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन क्या है कि किडनी में 2 भाग है, एक कार्टेक्स है, एक मेडुला, दोनों में नेफ्रॉन्स होती है। अब वो कार्टेक्स और मेडुला दोनों अगर खराब हो गई, दोनों जगह की नेफ्रॉन्स यूनिट जो है, किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन्स है, दोनों खराब हो गई और सीएमडी लास्ट जगह लिख दिया, यानी कि दोनों के बीच का डिमार्केशन खत्म हो गया, ऐसी किडनी जिसकी हो जाती है वो इंड स्टेज है। अच्छा, ऐसे रोगी कोई फायदा नहीं हमसे पाते हैं।
मतलब जो उन्हें डायलिसिस पर जाना है, उन्हें मौत को चुनना है। मतलब उनके लिए आयुर्वेद भी कुछ करना नहीं, कुछ नहीं कर सकता। जब किडनी बिल्कुल डैमेज हो गई जी जी तो हम भी नहीं कुछ कर सकते। एंड स्टेज से पहले हम जो कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ। तो अगर ढेर सारी डायलिसिस होती है तो मैंने एक चीज डायलिसिस का और देखा कि डायलिसिस प्रक्रिया में जब लंबे समय तक डायलिसिस जाती है तो आदमी के नेचुरल जो यूरिन जी वो बनना वो बंद हो जाती है। जी और उसका कारण क्या है? जैसे सपोज करिए कोई भी बॉडी का अंग आपका काम नहीं कर रहा, उसकी जगह आप किसी और चीज, अभी अपना हाथ बांध दीजिए जी तो वो कुछ दिन के बाद, अगर 7 दिन 10 दिन के बाद अगर आप उससे काम करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से डायलिसिस क्या करती है, किडनी का सारा फंक्शन ओवरटेक करती है। और फिर किडनी क्या होती है, किडनी अपना काम तो भूल गई, बिल्कुल उसे यूरिन बनाना था, वो फिर आगे यूरिन बनना बंद हो जाती है। तो फिर बार बार वो फिर पानी कम पियो और डायलिसिस पे रहो, फिर पोटेशियम ना बढ़े इसके लिए फल ना खाओ, मतलब ढेर सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ें उससे थोड़ा सा लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पेशेंट लास्ट स्टेज पे होते हैं जी। वो भटके नहीं। जी, लास्ट स्टेज वाले मरीजों को तो आयुर्वेद में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक विकल्प बस है, डायलिसिस कराएं या किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, थोड़ी जीवन वहीं से मिल सकता है। जी, लेकिन उसकी भी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं, उनका लाइफ क्या है, वो तो जब तक चल गए तब तक चल गए। जाके पैर ने फटी पीवाई सुरका जाने पीर पर आई। जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं उनसे पूछिए ना कितना कष्ट है। डॉक्टर तो एक वही रोज का उसका काम है, वो उससे थोड़े ज्यादा उसकी अनुभूतियां रह जाती है। भाई वो रोज देख रहा है 50 मरीज, नेफ्रोलॉजिस्ट 50 मरीज रोज देख रहा है, तो सबको एक ही काम करना है, तो वो अंदर से सेंसलेस हो जाता है, बिल्कुल वो बिल्कुल खत्म हो जाता है उसका। तो बस वो प्रेस्क्राइब करता है जाओ तुम डायलिसिस करा लो। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं और एक चीज जानना चाहूँगा कि अपने यहाँ गरीब पेशेंटों के लिए भी कुछ ऐसी मदद की गुंजाइश रहती है क्या? नहीं, गरीब व्यक्ति तो यहाँ आता ही है, धनी व्यक्ति तो यहाँ आता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है आयुर्वेद तो क्योंकि वो धनी वाला तो उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलते हैं, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखते हैं। गरीब को मजबूरी है तो वो मेरे पास रुक जाता है। तो जो इसकी मजबूरी थी जो रुक जाता है वो फायदा भी पा जाता है। अगर किडनी एडवांस स्टेज में नहीं है, रीनल फेल्योर के एडवांस स्टेज में नहीं है, तो वो सब मरीज ठीक हुए हैं, सभी मरीज ठीक हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना अपना कीमती समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मेरे लिए यहाँ दिया। सर जी, आप लोग देख रहे थे डॉक्टर साहब को, सुन रहे थे उनके विचारों को। गुर्दे के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमें विश्वास है कि आप लोग डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुनेंगे, सुन करके उनके बताए हुए परहेजों को, उनके बताए हुए कार्यों को अपने अंदर समाहित करके लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। यदि किसी पेशेंट को गुर्दा फेल हो ही जाता है, हो ही गया है, तो ऐसी दशा में वो भटके नहीं, अति शीघ्र अपने क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। और यदि किसी के पास ऐसे चिकित्सक मौजूद नहीं है वहाँ पर आसपास में, तो कृपया करके सूर्या हॉस्पिटल जो अयोध्या जनपद में वजीरगंज जप्ती में स्थित है, उसके डॉक्टर AK सिंह जी हैं, जो अपने सफल इलाज के द्वारा फेमस हुए हैं, सुप्रसिद्ध हैं। बहुत दूर दूर के लोग पेशेंट यहाँ पे आते रहते हैं, लाभान्वित होते रहते हैं।